तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात कर रहे थे हम। अनुच्छेद 77 तक हमने बात कर ली थी। अनुच्छेद 77 में था कि राष्ट्रपति मंत्रियों में कार्य विभाजन के नियम तैयार करता है। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 78 की। तो अनुच्छेद 78 है, वो क्या बात कर रहा है? अनुच्छेद 78 है, इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के संबंधों के बारे में बात की गई, या इसे अपन कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद 78 है। तो अनुच्छेद 78 में पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी मांग सकता है। प्रशासन के बारे में जानकारी मांग सकता है। राष्ट्रपति क्या है? केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी मांग सकता है, केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है। दूसरी बात इसमें है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति द्वारा जानकारी मांगी गई है, उस जानकारी को प्रधानमंत्री द्वारा उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रधानमंत्री द्वारा उपलब्ध करवाना आवश्यक है। अब राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है, जैसे केंद्रीय विधि यानी केंद्रीय जो कानून है उसके बारे में जानकारी मांग सकता है। जैसे कोई नया विधेयक लाया गया है और विधि संबंधी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कह सकता है कि आप जो नया विधेयक लेकर आ रहे हो, इस विधेयक के तहत क्या क्या प्रावधान है, इसकी जानकारी राष्ट्रपति मांग सकता है और उसकी जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। अगली बात, किसी विधेयक को, किसी मामले को मंत्रिपरिषद में अगर चर्चा करवानी है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री को कहेगा। किसी मामले पर अगर मंत्रिमंडल में चर्चा करवानी है, कैबिनेट में चर्चा करवानी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसको कहेगा? प्रधानमंत्री को कहेगा। कैबिनेट में चर्चा हेतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेगा। राष्ट्रपति किसको कहेगा? प्रधानमंत्री को कहेगा। अब ये तो बातें इस अनुच्छेद 78 में लिखी गई। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। ये चीजें लिखी हुई है, लेकिन प्रश्न किस प्रकार से उठेंगे अनुच्छेद 78 में? सबसे पहला प्रश्न उठेगा कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किया गया। अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 78 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना है वो केंद्र सरकार से मांग सकता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 78। ठीक है। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में? 78। राष्ट्रपति को किसी मामले में कोई चर्चा करवानी हो मंत्रिमंडल में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे पहले किसको सूचित करेगा?
केंद्रीय कानून मंत्री को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को। ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, आप क्या करोगे? प्रधानमंत्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आ गया समझ में? ये अनुच्छेद 78 क्या बात कह रहा है? सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति है वो केंद्रीय प्रशासन, केंद्र सरकार के प्रशासन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है, और प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध करवानी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मांग रहा है, प्रधानमंत्री दे रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो गए? संबंध हुए नहीं हुए? तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 में किया गया। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है, ये भी अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध करवाता है, ये भी अनुच्छेद 78। और किसी भी मामले को मंत्रिमंडल में चर्चा है तो राष्ट्रपति सबसे पहले किसको कहेगा? तो प्रधानमंत्री। और ये बात भी कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78। यहां तक कोई समस्या नहीं? अब इसको लिख लो। उसके बाद में महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात आती है, वो अपन बात करेंगे। राष्ट्रपति कुछ लोगों की नियुक्तियां करता है। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, यहां से क्वेश्चन बनना संभव है। कोई भी एग्जाम दो, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। 76 में महान्यायवादी का पद आता है, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति करने का काम ये करता है। इसका जवाब आपको मिल जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। दूसरी बात कि राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का पद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 153 के तहत आता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति वो अनुच्छेद 155 के तहत आती है। अब देखिए इस बात को समझिए आगे कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन क्या सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? क्या सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? बताइए, नहीं की जाती है। फिर कौन से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और बाकी वालों में प्रशासक, उपराज्यपाल और आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? बताइए भाई, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, लेकिन क्या सभी राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है या नहीं? ये प्रश्न है मेरा आपसे, बताइए। तो इसका जवाब सुन लीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, लेकिन सभी राज्यों के अंदर नहीं होती है। केंद्र शासित प्रदेश रह गए, उनके अंदर राज्यपाल पद नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है? राज्यों के अंदर तो राज्यपाल होता है, राज्यों में राज्यपाल होता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में क्या चीज होती है? अलग अलग भागों में बांट रखा है। एक होता है उपराज्यपाल, दूसरा होता है प्रशासक, और एक होता है आयुक्त। एक होते हैं उपराज्यपाल, एक होते हैं प्रशासक और एक होते हैं आयुक्त। ये तीन चीजें होती है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। अब ध्यान रखना कि उपराज्यपाल कौन कौन से में आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उपराज्यपाल किस किस में आता है और किस में नहीं आता है। तो उपराज्यपाल की हम बात करें तो भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां उपराज्यपाल है?
जैसे दिल्ली, दिल्ली में क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। इसके अलावा और कौन से हैं जहां पर उपराज्यपाल होता है, पुदुचेरी। इसके अलावा और कौन से हैं जहां उपराज्यपाल होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नाम सुना होगा आपने, अंडमान निकोबार, मैं शॉर्ट नाम लिख लेता हूं। इसके अलावा और कहां पर उपराज्यपाल है भारत के अंदर, पहले ये तीन चीजें थी कि दिल्ली के अंदर होता था, पुदुचेरी के अंदर होता था और अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर होता था। लेकिन वर्तमान की बात करें हम तो दो केंद्र शासित प्रदेश अभी बने, आपको पता है, एक कौन सा है, जम्मू कश्मीर, दूसरा कौन सा है, लद्दाख। तो जम्मू व लद्दाख, यहां पर भी उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी होता है। पहली भी चीज तो ये कि राज्यों के अंदर तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल का पद होता नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां कौन सा पद होता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल पद होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक का पद होता है और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुक्त का पद होता है। अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो उपराज्यपाल भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में आता है, ऑप्शन आ गए। ऑप्शन क्या आएगा कि भारत के कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां उपराज्यपाल का पद है वो निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन आएंगे वहां पर कि दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों एक ही है। इसके अलावा क्योंकि इनको एक कर दिया, इसके अलावा ऑप्शन आ गया लक्षद्वीप, आप क्या करके आओगे, दिल्ली। ये तो आपको सबको पता है कि दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल है। अगर वहां पर ये दिल्ली वाला ऑप्शन नहीं दे करके ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो कितने हो गए, 5। और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, क्योंकि उस समय जम्मू व लद्दाख नहीं थे और लेटेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन उठना संभावित है क्योंकि जम्मू और लद्दाख अभी क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश बने। ऐसी स्थिति में यहाँ क्वेश्चन उठना क्या है, संभावित है। ध्यान रखना इस चीज का। तो वर्तमान पहले 3 थे, अभी वर्तमान में कितने हो गए, 5। 5 कौन से हुए, जम्मू व लद्दाख हो गए। ठीक है, प्रशासकों की बात करें तो प्रशासकों की अगर हम बात करें तो प्रशासक भारत के अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर प्रशासक की नियुक्ति करता है, एक तो है लक्षद्वीप और दूसरा क्या हो गया, दमन दीव व दादर नगर हवेली। पहले अलग थे, अब दोनों एक कर दिया गया। ये हो गया प्रशासक। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत में प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो कहां पर प्रशासक का पद निर्धारित किया गया है, तो लक्षद्वीप के अंदर है, दमन द्वीप के अंदर है, दादर नगर, दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों एक ही है यहाँ पर, और लक्षद्वीप। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर प्रशासकों की नियुक्ति होती है। एक अगला प्रश्न आ रहा है आयुक्त। आयुक्त भारत के अंदर मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर किसकी नियुक्ति होती है, आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो यहां से ध्यान रखना कि राज्यपाल सभी राज्यों के अंदर नहीं नियुक्त किया जाता है, पूरे भारत में राज्यपाल नहीं होता है। राज्यों के अंदर जरूर होता है लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर क्या होगा, उपराज्यपाल होगा, प्रशासक होगा और आयुक्त होगा। उपराज्यपाल की बात करें, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप और जम्मू व लद्दाख, टोटल कितने हो गए, 5। प्रशासकों की बात करें तो लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नगर हवेली, टोटल कितने हो गए, 2। आयुक्तों की बात करें तो आयुक्त है ये कहां होता है, चंडीगढ़, टोटल 1 यहाँ पर नियुक्ति होती है। अब देखिए अगली बात करें हम कि राज्यपाल के बाद में और कौन कौन से पद है जिनकी नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो तीसरी बात है कि राज्यपाल के अलावा और एक पद आता है, जैसे अपन बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है,
इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी जिसे अपन कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्यान रखना, सीएजी कहते हैं। इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? क्योंकि जब हमने पढ़ा केंद्र सरकार शुरू की थी तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से लगा करके 151 तक आता है। तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियां क्या होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल क्या होता है, उनका क्या काम होता है, ये सारी चीजें थी। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो नियुक्ति अनुच्छेद 148। अगली बात है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और ये इनको हटाने का काम कौन करता है? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बताइए, हटाने का काम कौन करता है? नियुक्ति तो भाई राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन हटाएगा कौन? हटाने का काम किसका है, बताइए भाई? नियुक्ति तो राष्ट्रपति का काम है, लेकिन हटाने का किसका है? हटाने का काम, ध्यान रखना, संसद का है। मैंने जब राष्ट्रपति का महाभियोग आपको बताया था, पढ़ा था, मैंने आपको बात की थी कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग केवल एक ही व्यक्ति के खिलाफ लाया जाता है। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ। महाभियोग की प्रक्रिया हमने पढ़ी अनुच्छेद 61 में कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने हेतु दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए, तभी वो हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उसके लिए महाभियोग नहीं लाया जाता है, लेकिन प्रक्रिया सेम होती है, संसद में दोनों सदनों में आता। तो ऐसी स्थिति में कौन हटाएगा इसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएगा कौन? संसद हटाएगी। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन पद से हटाने का काम कौन करेगा? संसद। इस बात को ध्यान रखना। न्यायालय के न्यायाधीश है, ये अनुच्छेद 124 जिसके तहत आते हैं। अगली बात है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, अनुच्छेद 217 के तहत किए जाते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 217 के तहत। अब देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई क्वेश्चन यहाँ होते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है और अन्यों को भी कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश को तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ये प्रश्न उठेगा यहाँ। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा? नहीं। फिर कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री दिलाएगा? मुख्यमंत्री दिलाएगा? फिर मुख्यमंत्री नहीं, फिर बताओ कौन सा? हाँ, मुख्य न्यायाधीश। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो ही अन्यों को क्या है? शपथ दिलाने का काम करेगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसने दिला दी है? राष्ट्रपति ने। और राष्ट्रपति ने कह दिया कि सब मेरे ठेका नहीं ले रखा है, आगे काम तेरा है, सबको शपथ दिलाने का। ठीक है। उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो। लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ है, यहाँ शपथ राष्ट्रपति दिलाने नहीं आएगा। फिर कौन दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश को? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है?
राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, यस, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल। वेरी गुड, यानी जिस राज्य का राज्यपाल होगा वही उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम करेगा। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। अब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? जब राष्ट्रपति तो मुख्य न्यायाधीश को ही नहीं दिला रहा है, तो फिर अन्य को कैसे दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल मुख्य को दिला रहा है, अन्य को कौन दिलाएगा? हाँ, ये बात है, वही सेम फॉर्मूला। देखो आप अपन पढ़ेंगे जब सर्वोच्च न्यायालय, उस समय आपको सब चीजें समझ आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत कहाँ है? बस ध्यान रखना, कंपैरिजन में पढ़ना है। बस जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। अभी जो शक्तियां बढ़ रही हो ना आप राष्ट्रपति की, ये सेम टू सेम शक्तियां राज्यपाल में आएगी, ध्यान रखना। राज्यपाल भी जैसे या मां न्यायवादी है तो या महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है। वहां अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बात है। तो जैसे प्रधानमंत्री का काम है, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री का काम है। जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति का काम है, वैसे राज्यों के अंदर राज्यपाल का काम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस, ज्यादा नहीं है। जैसे महान्यायवादी का काम है, वैसे राज्यों के अंदर महाधिवक्ता का काम है। सेम टू सेम सिस्टम पूरा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी पदाधिकारियों की नियुक्तियां का जो काम होता है, वो राज्यों के अंदर भी सेम टू सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें रख दे। अगली बात है, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बाद में अगली बात आ रही है, अगली बात है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है, ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 316 ये कह रहा है कि इनकी नियुक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जैसे आरपीएससी होती है, राज्यों के अंदर आरपीएससी होती है, राजस्थान के अंदर है ना आरपीएससी, आरपीएससी है राजस्थान की। इसका मुख्यालय कहाँ है? आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। तो ये राजस्थान के अंदर एग्जाम करवाने का काम करती है। उसी प्रकार यूपीएससी होता है, यूपीएससी और आरपीएससी दो होता है। यूपीएससी एग्जाम होते हैं वो सब यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी केंद्र सरकार का हो गया, पूरे भारत का हो गया, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 316 के तहत। इसके अलावा अगली बात है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो
तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब ये देखिए किस 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग आता है, अनुच्छेद 324। वहां पर जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मतलब क्या होता है कि चुनाव आयोग होता है जिसका काम होता है चुनाव करवाना। अब जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है। अब आंसर इसका आपको देना है। जब मैंने बताया था आपको कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव करवाता है, बताइए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन किन के चुनाव करवाता है? ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज संस्थाओं का, ऑप्शन नंबर बी नगर निकायों का, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा के सदस्यों का, ऑप्शन नंबर डी सभी का। पंचायती राज वालों। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है या राज्य निर्वाचन आयोग? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग? और राज्यसभा का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्य शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के अंदर, ये भी केंद्र में एक सदन है, तो इसका भी चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग? नहीं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायती राज संस्था और नगर निकायों का चुनाव करवाती है, इसके अलावा बाकी कोई चुनाव नहीं होते। एक बात याद रखना कि पंचायती राज और नगर निकायों का चुनाव हमेशा कौन करवाती है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी चुनाव होते हैं वो सारे के सारे चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। पंचायती राज में क्या होता है ये सब आपको पता है कि सरपंच आ गया, वार्ड पंच आ गया, पंचायत समिति सदस्य आ गया, प्रधान का चुनाव हो गया, उप प्रधान का चुनाव हो गया, जिला प्रमुख का चुनाव हो गया, जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव, उप जिला प्रमुख हो गए, ये सारी चीजें। नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में पार्षद होते हैं, नगर पालिका का मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा नगर परिषद के अंदर पार्षद होते हैं और नगर परिषद का जो मुखिया होता है उसे सभापति के नाम से जाना जाता है, उसके भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। नगर निगम होते हैं, वहां उनके जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिसका मुखिया होता है वो मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है, उनके भी चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। इनके चुनाव के अलावा बाकी जितने भी चुनाव बच गए वो सारे चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। दोनों साथ में लेके बता रहा हूं मैं आपको। केंद्र की बात आ जाए सीधे के सीधे राष्ट्रपति के पास पहुंचाना, राज्यों की बात आ जाए सीधे के सीधे कहां आना है? राज्यपाल के पास। अगली बात है यार नहीं, पहले आप लिख लो क्योंकि बोर्ड बच चुका है, फिर अगला दो और बच गए। तो ये हो गए, यहाँ ऊपर वाला लिख दिया महान्यायवादी और राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर और किसकी नियुक्ति होती है ध्यान रखना। तो 8 नंबर और नियुक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नियुक्ति और की जाती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और सदस्यों के आयोग होता है उसका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, यानी एससी जिसे अपन कहते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने का काम करता है। तो ये अनुच्छेद 338 के तहत ये बातें लिखी गई है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने का काम करेगा। अगला बात है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति ये अनुच्छेद 338 क के तहत नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338 ए, उसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये बातें निर्धारित हुई थी। इसके अलावा विदेशों में राष्ट्रदूत होते हैं, राष्ट्रदूत जिसे अपन कहते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं, उनका भी क्या हो? भारत का राष्ट्रदूत होता है, विदेशों में जाता है। भारत का राष्ट्रदूत का मतलब भारत की तरफ से, जैसे अमेरिका के अंदर जा रहा है, इंग्लैंड के अंदर जा रहा है, ठीक है, फ्रांस के अंदर जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, हर देश के अंदर जाते हैं, हर देश के अंदर होते हैं, ठीक है। एक राष्ट्रदूत नहीं होता है, हर देशों के अंदर राष्ट्रदूत होते हैं और उन राष्ट्रदूतों को भेजने का काम, नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उस राष्ट्रदूत का, जैसे भारत का जो राष्ट्रदूत है अमेरिका में बैठता है तो उसका एक कार्यालय होता है, भारतीय दूतावास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमेरिका का जो राष्ट्रदूत है वो भारत में बैठता है, उसे अमेरिकी दूतावास के नाम से जाना जाता है, उसका एक कार्यालय होता है, वहां पर वो लोग बैठा करते हैं। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रदूत है वो भारत में बैठ रहा है तो पाकिस्तानी दूतावास के नाम से जाना जाता है, और भारत का जो राष्ट्रदूत है वो पाकिस्तान में बैठता है तो वहां पर उसका कार्यालय होता है भारतीय दूतावास, ठीक है। दूतावास का मतलब क्या होता है? यानी गुप्त जानकारियां, देश के प्रति उनका क्या विचार है उसकी जानकारियां राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाने का काम वो करता है। जैसे अमेरिका के अंदर बैठा भारत का राष्ट्रदूत क्या करेगा? अमेरिका भारत के बारे में क्या सोचता है उसकी जानकारी ये भारत के पास उपलब्ध करवाएगा। पहले गुप्तचर हुआ करते थे, आपने नाम सुना है, राजा महाराजाओं के समय गुप्तचर हुआ करते थे, गुप्त जानकारी उपलब्ध करवाते थे। उसी प्रकार ये भी गुप्त जानकारियां उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जितने भी, उनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें जो कुलपति होते हैं उन कुलपतियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, जबकि कुलाधिपति स्वयं होता है। यहाँ बात ध्यान रखने योग्य है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जबकि कुलाधिपति कौन होता है? स्वयं होता है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि कुलाधिपति कौन होता है? स्वयं। अब यहाँ एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय नाम क्या है? केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होता है? केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन केंद्रीय विधि यानी कानून विश्वविद्यालय, उसका कुलाधिपति कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी कानून मंत्री, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। प्रश्न ये था केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, जबकि मैंने बात की कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है, लेकिन केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय कानून जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुलाधिपति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी कानून मंत्री देश का, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अरे विधि शब्द आया, विधि कानून, तो कौन होगा इसका? कानून मंत्री। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका कुलाधिपति होता है, कानून मंत्री नहीं होता। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं
क्योंकि विधि शब्द आ गया इसका मतलब कानून आ गया। अपन क्या सोचेंगे कानून, तो कानून देश में कानून मंत्री होता है, सीधे टक करके आएंगे, घोड़ा करके आगे कानून, फिर आते देखते अरे ये गलत हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो केंद्रीय विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। राष्ट्रदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा केंद्र के जितने भी आयोग हो, केंद्रीय स्तर के आयोग, उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है।